14 जुलाई 2023 को इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया, लेकिन इसे पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में करीब 1 महीने से ज्यादा समय लग जाएगा। जबकि आज से 50 साल पहले अमेरिका का अपोलो अंतरिक्ष यान 4 दिनों में ही चांद पर पहुंच गया था। इंडिया का चांद पर यह तीसरा मिशन है। इससे पहले चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 2019 में, लेकिन उसकी सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान वो क्रैश हो गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडिया की मोस्ट पॉपुलर मूवी RR के बजट से भी कम बजट में इसरो एक स्पेस मिशन लॉन्च कर देता है। आज से कई साल गुजरने के बाद चंद्रयान 2 के क्रैश होने के पीछे के असली कारणों के बारे में। India's Chandrayaan 3 spacecraft. We have started this journey towards moon. Data is being analyzed. इसरो ने स्पेसशिप को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए 3 हिस्से तैयार किए हैं, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में मॉड्यूल कहते हैं। चंद्रयान 3 के एयरक्राफ्ट के 3 हिस्से हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि इसमें 3 अलग अलग काम करने वाले इक्विपमेंट हैं: लैंडर, रोवर और पॉपुलेशन मॉड्यूल। जैसे कि नाम से जाहिर है, लैंडर 4 पहियों जैसे शेप का एक बड़ा सा इक्विपमेंट चांद की जमीन पर उतरेगा। इसी के अंदर रोवर रखा होगा। लैंडर जब चांद पर उतर जाएगा तब रोवर चांद की जमीन पर चलेगा। इसरो की वेबसाइट के मुताबिक पॉपुलेशन मॉड्यूल का काम तब शुरू होगा जब लैंडर लॉन्च व्हीकल से अलग हो जाएगा। इसके बाद पॉपुलेशन मॉड्यूल ही लैंडर को चांद की आखिरी सर्किल तक ले जाएगा, फिर यह लैंडर से अलग हो जाएगा। इस तरह स्पेसक्राफ्ट का कुल वजन 3900 किलोग्राम होगा। चंद्रयान 3 में इन तीनों के अलावा एक हिस्सा और था, जिसे ऑर्बिटर कहा जाता है। उसे इस बार नहीं भेजा गया है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा के चक्कर काट रहा है। अब इसरो उसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 में करेगा। इतने वजन का स्पेसक्राफ्ट खुद स्पेस में नहीं जा सकता। स्पेस पे ले जाने के लिए इसे एक लॉन्च व्हीकल या रॉकेट की जरूरत होगी, ठीक उसी तरह जैसे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए होती है। चंद्रयान 3 के लिए LVM-3 ये काम करेगा। LVM-3 को आप आसान भाषा में एक मजबूत पॉपुलेशन सिस्टम वाला रॉकेट ही समझिए। पॉपुलेशन माने आसान भाषा में कहें तो आगे की तरफ धक्का देना। पॉपुलेशन सिस्टम में फ्यूल के जलने से बहुत तेजी से एनर्जी पैदा होती है, जो रॉकेट को ऊपर की ओर ले जाती है। यह एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि रॉकेट के साथ लगे भारी स्पेसक्राफ्ट को भी वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में बहुत तेजी से स्पेस की तरफ धकेलता है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में 1 महीने से ज्यादा समय लगा। जबकि आज से 50 साल पहले अमेरिका का अपोलो अंतरिक्ष यान 4 दिनों में ही चंद्रमा पर पहुंच गया था। यहाँ चांद पे जाने के कई तरीके हैं। हम यहाँ चांद पर सीधा रॉकेट भी दाग सकते हैं, बस रॉकेट बहुत बड़ा होना होगा। और 3,84,000 किलोमीटर जाने के लिए रॉकेट को बहुत ज्यादा की मात्रा में फ्यूल लेके जाना होगा। फ्यूल रॉकेट के वजन को बढ़ाता है, इसलिए इसे और अधिक पावरफुल बनाना होगा। 1969 में अपोलो 11 को चंद्रमा पर जाने के लिए सैटर्न V रॉकेट 363 फीट लंबा था। LVM-3 142 फीट लंबा है। बड़े रॉकेट बहुत महंगे होते हैं। इसके अलावा कोई अर्जेंसी भी तो नहीं है, इसलिए यहाँ इसरो एक ऐसा रास्ता अपनाता है जो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके खुद ही चंद्रमा की तरफ चला जाए। चंद्रयान 3 का बजट 615 करोड़ है, जो इंडिया की एक मोस्ट पॉपुलर मूवी जैसे कि RR के बजट से भी कम बजट में एक स्पेस मिशन को लॉन्च कर रहा है इसरो। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचने से पहले पृथ्वी के कई चक्कर लगाता है और फिर लैंडर के पॉपुलेशन मॉडल से अलग होने और चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले कई बार चंद्रमा का चक्कर लगाता है। इसके पीछे थोड़ी सी साइंस समझनी होगी हमें। केपलर प्लेनेट की स्पीड का एक रूल है, जिसका मतलब है कि कोई वस्तु जितनी दूरी से ग्रह के पास आती है, ग्रह के करीब आते ही उसका वेग उतना ही अधिक हो जाता है। हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ओर रवाना करने के लिए सफिशिएंट वेलोसिटी हासिल करने के लिए करने चाहते हैं। इसलिए LVM-3 को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने के बाद चंद्रयान 3 एक इलिप्टिकल यानी गोल गोल कक्षाओं में अपने आप ही पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू कर देगा। जब यहाँ सबसे दूर बिंदु पर पहुंच जाएगा तो जमीन पर मौजूद इसरो इसकी डायरेक्शन को थोड़ा बदलने के लिए इसे थोड़ा धक्का देगा, ताकि इसका अगला लूप पहले से बड़ा हो। इसलिए जब अंतरिक्ष यान अपने दूसरे लूप पर पृथ्वी के पास आएगा तो वो हाई वेलोसिटी प्राप्त कर लेगा। फिर जब ये सबसे दूर बिंदु, जिसे अपोगी कहा जाता है, पर पहुंचेगा तो इंजीनियर एक बार फिर डायरेक्शन को थोड़ा बदल देंगे, ताकि तीसरे लूप पर अंतरिक्ष यान अपनी स्पीड और तेज कर ले। ऐसे 5 से 6 लूप पूरे करने पर अंतरिक्ष यान चंद्रमा की ओर जाने के लिए सफिशिएंट वेलोसिटी हासिल कर लेगा, यानी इतनी रफ्तार तो आ जाएगी यान में कि वो चंद्रमा तक पहुंच जाए। एक बार ये जब चंद्रमा के पास पहुंच जाएगा तो इन सब का उल्टा होगा। लूप दर लूप अंतरिक्ष यान चंद्रमा के
करीब पहुंचेगा। जब यह चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर दूर होगा तो लैंडर खुद को अलग कर लेगा और चंद्रमा पर उतरना शुरू कर देगा। लैंडर वास्तव में चंद्रमा पर गिरता है, लेकिन इसमें 4 थ्रस्टर होते हैं, यानी इंजन, जो इसे ऊपर की ओर जोड़ देंगे और इसकी उतरने की जो रफ्तार है उसे कम करने की कोशिश करेंगे। इसकी कैलकुलेशन सभी पहले से ही की गई है। जब ये टचडाउन के नजदीक होगा तो ये अपनी स्पीड को 2 सेकंड पर मीटर कर लेगा, जिससे ये आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। हमने क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस जैसे मंगल ग्रहों पर भेजे गए अंतरिक्ष यानों को धीरे धीरे पैराशूट से उतरते देखा है, लेकिन हमारे चंद्रयानों में कोई पैराशूट नहीं है। अगर नीचे उतरने के लिए रफ्तार को कम करने के लिए इंजन की बजाय पैराशूट का इस्तेमाल किया जाए तो ये तो सस्ता भी होगा और आसान भी होगा, लेकिन ये चांद के केस में नहीं हो सकता, क्योंकि मंगल ग्रह पर तो एटमॉस्फेयर है जबकि चंद्रमा पर नहीं है। हाँ, मंगल ग्रह का क्लाइमेट पतला है, एवरेज वायुमंडल दबाव पृथ्वी के लगभग 1% है, लेकिन फिर भी एक एनवायरनमेंट है जो कि वैसे कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। आपको पैराशूट के नीचे कुछ हवा डालने की जरूरत होती है। मंगल के पास तो कुछ है, लेकिन चंद्रमा के पास तो कुछ भी नहीं है। अमेरिका के अपोलो मिशन के बाद चांद को दशकों तक नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन अब चांद का दक्षिणी ध्रुव काफी रहस्यमय है। दुनिया अब तक इससे अनजान है। नासा के एक वैज्ञानिक का कहना है कि हम जानते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और वहां दूसरे नेचुरल रिसोर्स भी हो सकते हैं। दक्षिणी ध्रुव अजीब जगह है। सबसे बड़ी चुनौती तो यहाँ एक अंधेरा ही है। यहाँ पर चाहे लैंडर उतारना हो या किसी अंतरिक्ष यान को काफी मुश्किल है, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है। यहाँ बर्फ है। इसका मतलब है कि यहाँ पानी से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डिवाइड कर सकते हैं, जिनका इस्तेमाल रॉकेट के ईंधन में किया जाता है। इसका मतलब है कि हम फ्यूचर में और स्पेस मिशन करने के लिए चंद्रमा पर ही रॉकेट बना सकते हैं और इन फ्यूल को चंद्रमा पर रॉकेट में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कम ग्रेविटेशनल फोर्स से हम चंद्रमा से कई बड़े बड़े स्पेस मिशन आसानी से कर सकते हैं, जिससे इन्हें लॉन्च करना आसान भी होगा और ये सस्ता भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पृथ्वी से चंद्रमा पर रॉकेट फ्यूल ले जाना है तो वो फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन अब एक बार और इसरो चांद पर अपना मिशन भेज रहा है। चंद्रयान 2 की गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में कई अहम बदलाव किए गए। अगर चंद्रयान 3 पूरी तरह से कामयाब हो जाता है तो अंतरिक्ष विज्ञान में भारत का एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा। अब तक सोवियत संघ, अमेरिका और चीन चांद पर सफलतापूर्वक मिशन भेज चुके हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कराई है। इसरो ने साल 2008 में अपना पहला मून मिशन चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया था। इसमें सिर्फ ऑर्बिटर था जिसने 312 दिन तक चांद का चक्कर लगाया। चंद्रयान फर्स्ट दुनिया का पहला मून मिशन था जिसने चांद में पानी के बारे में सबूत दिए थे। इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 में लॉन्च किया गया था। इसमें ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर भी भेजे गए थे, लेकिन 6 सितंबर 2019 को जब इसने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की तो विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया। 3 महीने बाद नासा के सैटेलाइट ने इसके मलबे को ढूंढा और इसकी तस्वीरें जारी की। हालांकि ये मिशन ना तो पूरी तरह से फेल हुआ और ना ही सफल हुआ। क्रैश लैंडिंग के बाद इसरो ने एक रिपोर्ट जारी की थी, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ पता नहीं चला कि चंद्रयान 2 क्रैश हुआ कैसे। लेकिन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले इसरो के प्रमुख एस सोमनाथन ने बताया कि चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर जब चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग स्पॉट की ओर बढ़ रहा था तो चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के लिए हमारे पास 5 इंजन थे, जिनका इस्तेमाल वेलोसिटी को कम करने के लिए किया जाता, जिसे रिटार्डेशन कहते हैं। इन इंजनों ने उम्मीद से ज्यादा ही थ्रस्ट पैदा किए, जिससे लैंडर को बहुत तेजी से मोड़ लेना पड़ा। जब ये बहुत तेजी से मुड़ने लगा तो सॉफ्टवेयर इसे कंट्रोल नहीं कर सका, क्योंकि हमने कभी इतनी हाई रेट की उम्मीद नहीं की थी। चंद्रयान 2 के फेल होने का तीसरा कारण अंतरिक्ष यान को उतारने के लिए पहचानी गई जगह काफी छोटी लैंडिंग साइट थी। उन्होंने कहा कि यान की स्पीड बढ़ाकर वहां पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ चांद की जमीन के करीब था और स्पीड बढ़ती रही। सोमनाथ ने कहा कि हमने लैंडिंग साइट के एरिया को बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर कर दिया है। चंद्रयान यहाँ किसी भी एरिया में उतर सकता है। चंद्रयान 3 का भी वही मकसद है जो चंद्रयान 2 का था, यानी चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। इसरो के मुताबिक चंद्रयान के 3 मकसद थे। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, साइंटिफिक टेस्ट करना। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ 2 पेलोड होंगे। पेलोडों को हम आसान भाषा में मशीन भी कह सकते हैं। रोवर भले ही लैंडर से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। रोवर को जो भी जानकारी मिलेगी वो लैंडर को भेजेगा और वो इसरो तक। लैंडर और रोवर के पेलोड चांद की सतह का एनालिसिस करेंगे। ये चांद की सतह पर मौजूद पानी और खनिजों का पता लगाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इनका काम ये भी पता लगाना है कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं। लैंडर और रोवर पृथ्वी पर 14 दिनों तक काम करेंगे, जो एक दिवस के बराबर है। जब चंद्रमा अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाता है तो पृथ्वी 29 दिन और एक आधा दिन
पूरा कर लेती है। एक चांद का दिन पृथ्वी के लगभग 14 दिनों के बराबर होता है, जैसा कि एक चांद की रात, जिसका मतलब है कि एक चांद की रात। लैंडर और रोवर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाली सौर पैनलों को सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि लैंडिंग 23 और 24 अगस्त को होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि चंद्रमा पर सूरज उगने के बाद लैंडिंग हो, इसलिए हमें काम करने के लिए 14 से 15 दिन मिलेंगे। अगर इन 2 तारीखों पर लैंडिंग नहीं हो पाती है तो हम एक और महीने का इंतजार करेंगे और सितंबर में उतारेंगे। चंद्रयान 3 इस साल भारत का एक स्पेस मिशन नहीं है। भारत इस साल सूर्य के एनालिसिस करने के लिए एक और स्पेस मिशन भेजने वाला है, जिसका नाम आदित्य L1 है, भारत का पहला सौर अभियान। इस मिशन पर भेजे जाने वाला अंतरिक्ष यान सिर्फ सूरज तक ही नहीं जाएगा, बल्कि धरती से 15 लाख किलोमीटर दूरी तक जाएगा, जो हमारे सबसे नजदीक तारे का एनालिसिस करेगा। L1 या लॉन्ग रेंज पॉइंट धरती और सूरज के बीच वो जगह है जहां सूरज को बगैर किसी ग्रहण के देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करके जाए।